हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग व्हेन एवर यू आर वाचिंग मी। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेटल्स को डिस्कस किया था। इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स में हम लोगों ने देखा था कि मेटल्स क्या क्या होती हैं, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। आज की क्लास में हम लोगों को डिस्कस करना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। मींस केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल का मतलब कि मेटल किन किन सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट होती हैं और क्या क्या फॉर्म करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल में सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो होगी रिएक्शन ऑफ मेटल्स, रिएक्शंस ऑफ मेटल, रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एयर, विद एयर। अब देखो एयर का मतलब क्या है कि एयर का मतलब एयर की के अंदर प्रेजेंस किस चीज़ की होती है, तो एयर के अंदर प्रेजेंस होती है O2 की। तो इन शॉर्ट हम किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, O2 के साथ। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन विद मेटल ऑफ एयर। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि होता क्या है कि हम इसमें कहते हैं कि व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एयर they form metal oxide, they form metal oxides। यानी जब मेटल रिएक्ट होती है एयर के साथ तो वो क्या फॉर्म करती है, मेटल के ऑक्साइड्स फॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि कोई मेटल है, ठीक है, मेटल है, वो मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगी, एयर। और एयर का मतलब क्या है कि O2, और बाय प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, तो बाय प्रोडक्ट हमें मिलेगा मेटल ऑक्साइड। बाय प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा बच्चों मेटल ऑक्साइड। अब ये जो बाय प्रोडक्ट मेटल ऑक्साइड मिल रहा है, अब यहाँ कुछ स्पेशलिटी है, कुछ कंडीशंस होती हैं मेटल के केस में। पहले हम वो बात करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। अब वो कंडीशंस क्या हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम जनरली क्या होती है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। तो सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, तो इनके लिए हम कहते हैं दे रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर, दे रिएक्ट्स एट रूम टेम्परेचर विद एयर, रूम टेम्परेचर विद एयर। यानी एयर एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ ये रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनको केवल रख दें, इनको, क्योंकि आपको पता है सोडियम और पोटेशियम, सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। अगर आप केरोसिन ऑयल से उसको बाहर निकाल कर नॉर्मली रख देंगे तो ये एनवायरनमेंट की मॉइस्चर और एयर के साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये ऑक्साइड बना लेगा। और यही कंडीशन होती है पोटेशियम के साथ। रीज़न क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। वहीं दूसरी कंडीशन में अगर मैं बात करूँ तो मैग्नीशियम की अगर हमें रिएक्शन करानी है तो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एयर एट रूम टेम्परेचर, एट ऑन या एयर ऑन हीटिंग। यानी अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम को अगर आप रिएक्ट करा रहे हो तो बहुत ज़्यादा हीट करने पर, यानी जब आप उसको हीट करोगे एयर की प्रेजेंस में, तब वो एयर के साथ रिएक्ट होगा और मेटल का ऑक्साइड देगा। वहीं पर अगर मैं आयरन की बात करता हूँ, आयरन Fe डू नॉट रिएक्ट विद एयर ऑन हीटिंग। यानी आयरन जो है हीट करने पर भी रिएक्ट नहीं होता है, बट इसके लिए स्पेशल केस है, बट इट रिएक्ट्स विद मॉइस्चर एंड फॉर्म रस्ट मीन्स आप समझते हैं जंग। ठीक है, तो अगर हम आयरन को हीट भी करें तो भी आयरन ऑक्साइड फॉर्म नहीं करेगा, लेकिन अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए तो एनवायरनमेंट की एयर की प्रेजेंस में और थोड़ा से मॉइस्चर जज्बू से मिलेगा तो वो क्या करने लगेगा, रस्टिंग करने लगेगा, जंग लग जाएगा। और जंग भी, वो जो जंग का फॉर्मूला होता है, रस्टिंग का जो फॉर्मूला होता है, वो भी मेटल का ऑक्साइड ही होता है। तो इस तरीके से अगर हम और मैं आगे बात करूँ तो जो कॉपर है, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद एयर। यानी कॉपर एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बट प्रोलॉन्ग्ड प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रोलॉन्ग्ड प्रेजेंस ऑन हीटिंग विद एयर, it forms कॉपर ऑक्साइड, यानी एयर में अगर आप इसको नॉर्मली
ऑक्सीजन में कहें या एयर में कहें आप रिएक्ट कराएं तो ये एयर के साथ रिएक्ट नहीं होगा। लेकिन बहुत लंबे समय तक आप इसको हीट करते रहें और एयर में छोड़ दें और उसको हीट करते रहें तो हीट करने पर तब ये कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो सकता है। वहीं पर अगर मैं लास्ट बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं गोल्ड, मैं बात कर रहा हूं सिल्वर, मैं बात कर रहा हूं प्लेटिनम। दे डू नॉट रिएक्ट्स विद एयर। ठीक है, तो बच्चों इन शॉर्ट हुआ क्या कि ऐसा क्यों हो रहा है तो ये सारी मेटल, अगर मैं सोडियम पोटेशियम की बात कर रहा हूँ तो ये भी मेटल है और हमने लिखा मेटल एयर के साथ रिएक्ट करेगी तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, ये नॉर्मली ऐसे ही रखने पर कुछ नहीं करना, बस एयर में रखना और रिएक्ट कर जाएंगे। इसको हीट करना पड़ेगा, इसको मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा, हीटिंग के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा। कॉपर जो है बहुत लंबे समय तक रखने पर और बहुत लंबे समय तक हीट करने पर तब ऑक्साइड फॉर्म करेगा। सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों जबकि ये सारी मेटल हैं? तो बच्चों उसका रीज़न है, उसका अगर पहले आप इसको देख लीजिए, ठीक है, उसका रीज़न है, क्योंकि मैं इसको रब करने वाला हूँ, इसका रीज़न है मेटल्स की रिएक्टिविटी। आपको मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ पता होनी चाहिए, होप आपको पता होगी क्योंकि आप एसिड बेसिस वाला चैप्टर पढ़ के आए हैं, वहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था मेटल की रिएक्टिविटी को। एक बार मैं और दोबारा मेटल की रिएक्टिविटी की शॉर्टकट बता दूंगा। तो मेटल्स की रिएक्टिविटी यानी जो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं वो नॉर्मली ऐसे ही रिएक्ट कर रही हैं। जैसे जैसे रिएक्टिविटी कम होती जा रही है वैसे वैसे हमें हीटिंग की ज़रूरत पड़ रही है, और वैसे वैसे जब बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव मेटल हैं जैसे कॉपर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये नोबल मेटल में काउंट होती हैं, लेस रिएक्टिव होती हैं, तो ये इतनी लेस रिएक्टिव होती हैं कि एयर के साथ और यानी एनवायरनमेंट की O2 के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। तो हाँ, होप आपको पहले ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए आप इसको, ठीक है, होप आपने इसको देख लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। इसके बाद अगर हम बात करें, जब आपको ये सारी बातें पता लग गई तो बात आती है कि आपको रिएक्टिविटी भी पता होनी चाहिए। होप आपको पता होगी, लेकिन फिर भी मैं दोबारा रिएक्टिविटी यहाँ लिख देता हूँ और फिर हम रिएक्शंस करेंगे। तो मेटल की रिएक्टिविटी की हम बात करते हैं तो मैं आपको पहले ही भी प्रीवियस वीडियोस में भी इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको याद करने के लिए बता चुका हूँ, लेकिन आप यहाँ दोबारा देख लीजिए। काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है, कौन होगा आगे आओ। ठीक है, इसको याद करने का मतलब क्या है, कैसे याद करते हैं? के फॉर काशी, एन फॉर नाथ, एन ए फॉर नाथ, के फॉर का, ठीक है, काशीनाथ, सॉरी का के से यहाँ सी आएगा, काशीनाथ का, एम जी फॉर आएगा माली, काशीनाथ का माली, ए एल फॉर आलू, जेड एन फॉर ज़रा, एफ ई फॉर फीके, फीके, एस एन फॉर से, पी बी फॉर पकाता, एच जी फॉर एच फॉर है। तो काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है। सी यू फॉर कौन, एच जी फॉर होगा, वो एक्स्ट्रा में है। आगे ए जी फॉर आगे और ए यू फॉर आओ, कौन होगा वो आगे आओ। अगर यहाँ दिख नहीं रहा है तो मैं ए जी और ए यू को यहाँ लिख देता हूँ। ए जी है आपका आगे और ए यू है आपका आओ। तो इस तरीके से हम मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद कर सकते हैं, और जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते जा रहे हैं वैसे वैसे मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है। यानी यहाँ पर हाईली रिएक्टिव मेटल है, ऊपर की तरफ हाईली रिएक्टिव मेटल है और नीचे की तरफ लेस रिएक्टिव मेटल है। तो जो सबसे नीचे है वो सबसे ज़्यादा लेस रिएक्टिव और जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव। तो इसीलिए अभी हमने कहा था कि सोडियम और पोटेशियम जो है वो क्या है, तो सोडियम और पोटेशियम जनरली दोनों ही हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, इसलिए नॉर्मली एयर में रिएक्ट कर जाते हैं। तो चलिए रिएक्शन करते हैं। मेटल की जगह हमने क्या ले लिया, तो मेटल की जगह हमने ले लिया सोडियम, एयर की जगह हमने क्या ले लिया O2। तो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो सोडियम की वैलेंसी होती है 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, Na2O। अब Na2O यानी ये है मेटल का ऑक्साइड। ठीक है, फॉर्मूला आपको 9th में बनाने आते हैं। तो ये बन गया सोडियम का ऑक्साइड। अब बैलेंस करें, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? तो यहाँ सोडियम कितने हैं 2 और यहाँ कितने हैं 1। यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ कितने हैं 2, तो हमें यहाँ 2, जैसे ही मैंने 2 लगाया आपका ऑक्सीजन बढ़ गया, बैलेंस हो गया। सोडियम कितने हो गए 4 और मैंने यहाँ 4Na कर दिया, तो आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। मीन्स सोडियम ने ऑक्सीजन या एयर के साथ ट्रीट करा तो क्या बनाया, मेटल का ऑक्साइड बनाया। इसी तरीके से अगर पोटेशियम की बात करें तो 4K + O2 गिव्स
2K2O, तो ये बन जाएगा पोटेशियम का ऑक्साइड। और ये कैसे है? नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैग्नीशियम की बात हम लोगों ने करी थी, तो मैग्नीशियम जब O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम O2 के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। कैसे फॉर्मूले बन रहे हैं तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, वैलेंसीज रख के। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 1, और जब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? MgO। बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया, ठीक है। लेकिन ये कब हुआ था? ये नॉर्मली हो गया था, ठीक है। ये जनरली ऑन हीटिंग हीट करने पर होता है। वहीं पर मैंने आपको आयरन का केस बताया था कि अगर कहीं आयरन है और वो O2 के साथ तो रिएक्ट करता नहीं है, ठीक है, वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है। मॉइस्चर का मतलब समझते हो, वहाँ पर O2 भी है और वहाँ पर आपका दूसरा वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो यहाँ पर ये O2 प्लस XH2O, O2 प्लस XH2O इन सब के साथ रिएक्ट करता है। ये स्पेशल केस है, ठीक है। और यहाँ मैंने आपको बताया था कि फॉर्म क्या होता है? रस्ट। तो जब जो रस्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, उसकी बात करें तो Fe3O4.XH2O, ये रस्ट फॉर्म हो जाता है यहाँ पर, रस्ट, जंग। आप बैलेंस कैसे करें? Fe यहाँ 3 है तो आप 3 लगा दीजिए, ऑक्सीजन यहाँ 4 हैं, ठीक है, तो यहाँ आप क्या लगा दीजिए? अगर आप ऑक्सीजन यहाँ पर 4 हैं और यहाँ 2 ही हैं तो 2 लगा दीजिए, ठीक है। और XH2 तो एज इट इज़ आ गए, तो रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। तो आयरन के केस में रस्ट फॉर्म होता है, और ये भी रस्ट भी एक ऑक्साइड होता है आयरन का। वहीं पर कॉपर के केस में मैंने आपको बताया था कि बहुत प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करनी पड़ती है। प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग का मतलब होता है कि बहुत लंबे समय तक इसको हीट करेंगे तब जाके ये कॉपर का ऑक्साइड बनाएगा। जबकि सिल्वर, गोल्ड या फिर प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विद क्या? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट प्रोसेस हमारी पूरी होती है। फर्स्ट प्रोसेस को समझाने में थोड़ा टाइम लगा, रीज़न क्योंकि रिएक्टिविटी का कंसेप्ट आपको बताना था। विदाउट रिएक्टिविटी ये कवर नहीं होता। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है, आप इसको देखिए, फिर नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। आप देख लीजिए, इसको मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब जब हम इसको रब कर देते हैं और हमारा पहला कंसेप्ट पूरा हो जाता है, रिएक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज आपने देख ही ली है, ठीक। तो अब हम बात कर रहे हैं आगे कि जब हम ये सारी बातें हो जाती हैं हमारे पास, तो ये जो मेटल के ऑक्साइड फॉर्म हुए हैं, ये जो मेटल्स के ऑक्साइड फॉर्म हुए हैं, अब ये भी क्या बना था हमारे पास? हमने सोडियम को रिएक्ट कराया था तो Na2O बना था, पोटेशियम को रिएक्ट कराया था तो K2O बना था, मैग्नीशियम को रिएक्ट कराया था तो MgO बना था। तो ये सारे के सारे क्या हैं? मेटल के ऑक्साइड। तो आप एक नोट बना के लिख लीजिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी आप लिख लीजिए, ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। एक्सेप्ट एल्यूमिनियम एंड जिंक ऑक्साइड। मीन्स अगर आप एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड की बात करते हैं तो वो बेसिक नहीं होते हैं, और सारी मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। तो इनके ऑक्साइड क्या होते हैं? तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड जो नेचर में होते हैं वो होते हैं एम्फोटेरिक। वो क्या होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है। तो एम्फोटेरिक नेचर का मतलब होता है कि दोज मेटल ऑक्साइड which behaves like acid as well as base are called as amphoteric oxides। यानी वो एसिड्स जो वो मेटल के ऑक्साइड, जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एग्जाम्पल में कौन सा होगा? तो एग्जाम्पल में मैं ले लूँ Al2O3, ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। जिंक का ऑक्साइड क्या होता है? ZnO। ये दोनों ही ऑक्साइड नेचर में एम्फोटेरिक होते हैं। नेचर में एम्फोटेरिक होने का मतलब है कि ये एसिड की तरह भी बिहेवियर दिखाते हैं, और वहीं पर ये बेस की तरह भी बिहेवियर दिखाते हैं। मीन्स दे बिहेव्स एसिड एज वेल एज बेस। अब कैसे दिखाते हैं? तो अगर
ये एसिड की तरह बिहेवियर दिखाएंगे। ये कब एसिड की तरह बिहेवियर दिखाएंगे? जब इनको बेस में डाला जाएगा। बेस के साथ रिएक्ट करने पर ये एसिड की तरह बिहेवियर दिखाते हैं और एसिड के साथ रिएक्ट करने पर ये बेस की तरह बिहेवियर दिखाते हैं। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो फॉर एग्जाम्पल जब Al2O3 को आप HCl के साथ ट्रीट कराएंगे, जब Al2O3 को आप HCl के साथ ट्रीट कराएंगे तो हमें पता है HCl क्या होता है? एसिड। तो ये जो Al2O3 है ये खुद कैसे बिहेव करेगा? बेस। और हमें पता है, हम लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं, एसिड बेस चैप्टर हमने कवर किया है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी एसिड बेसिस की तो आप देख लें, ठीक है। तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। तो क्या कौन सा सॉल्ट बनेगा? देखिए ब्रेकिंग भी समझा देता हूँ आपको। ये Cl इसके साथ जाएगा और ये ऑक्सीजन इसके साथ जाएगा, यानी अगर आप इसको ब्रेक कराते हो तो ये बनेगा 2Al3+। यहाँ से ब्रेक कराओगे। कैसे ब्रेक होता है? तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक पार्ट, जहाँ मेटल और नॉन मेटल आपस में जुड़ रही होती है वहाँ से ब्रेक करते हैं। तो Al3+, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है इसलिए इसके ऊपर 3+, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है तो 3O2-। इस तरीके से ब्रेक हो गया। इसी तरीके से यहाँ से जब आप ब्रेक करोगे तो ये बनेगा 6H+ प्लस 6Cl-। अब ये वाला प्लस जनरली दूसरे वाले के माइनस के साथ ट्रीट करेगा। जब Al और Cl आपस में ट्रीट करेंगे तो क्या बनाएंगे? AlCl3। और Al कितने हैं? 2, तो आपने यहाँ 2 लगा दिया तो ये बैलेंस हो जाएंगे। और जब ये H और ये 3O आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बना देंगे? 3H2O। तो इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, ठीक है। तो यहाँ Al2O3 कैसे बिहेव कर रहा था? बेस की तरह। एसिड के साथ रिएक्ट करा, जब एसिड इसके अंदर डाला तो खुद कैसे बिहेव करने लगा ये ऑक्साइड? बेसिक। और क्या बनाया? सॉल्ट और वाटर। क्लियर होती है ये बात? चलिए, अगर आपको ये बात क्लियर होती है तो मैं इसको रब कर रहा हूँ और एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। इस बार हम क्या करेंगे? इस बार हमने क्या किया? Al2O3 को किसके साथ ट्रीट करा दिया? बेस के साथ, NaOH के साथ। अब ये क्या है? बेस। जब हमने इसको बेस के साथ डाला है तो इस बार हमारा जो ऑक्साइड है ये कैसे बिहेव करेगा? एसिड की तरह। और अब ये एसिड की तरह बिहेव करेगा तो फिर दोबारा एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे? सॉल्ट। तो जब ये सॉल्ट बनता है तो NaAlO2, NaAlO2, Al कितने हैं? 2, तो यहाँ 2 लगा देंगे, 2NaAlO2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 लगा देंगे, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा? वाटर बाहर निकल जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए वाटर बाहर निकलेगा। कितने हाइड्रोजन हैं? 2, तो लग दिया 2, ठीक है। ऑक्सीजन आप देख रहे हो 4 यहाँ यूज़ हो गए, एक यहाँ 3 यहाँ है और 2 5, ठीक है, 5 यहाँ पर है। रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है? ये यहाँ पर बेस की तरह बिहेव कर रहा है इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए ये क्या है? एम्फोटेरिक। यही नेचर जिंक ऑक्साइड भी दिखाएगा। अगर आप जिंक को एसिड में डालोगे तो जिंक ऑक्साइड बेस की तरह बिहेव करेगा और अगर आप बेस में डालोगे तो एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो ऐसे ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर दिखाते हैं उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला जाता है। और आपके सिलेबस में जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है वो है Al2O3 और ZnO, ठीक है। आप इसके रिएक्शन देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपने देख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जब हमारे कवर हो जाते हैं तो मैंने आपको बताया कि जो ये नोट अभी हमने कवर किया है कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक। वो मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक। अब बेसिक होते हैं नेचर में, किसको छोड़कर? एल्यूमिनियम और जिंक को। तो इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट कैसे करते हैं तो वो भी आपको यहाँ सिखा देता हूँ। तो हम अब अगला करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद वाटर। तो जब हम मेटल ऑक्साइड्स को पानी के साथ रिएक्ट करा देते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करा देते हैं, तो हमें पता लग जाएगा कि वो एसिड से बना है या बेस से बना है। तो कैसे? अब इसमें भी केस बनते हैं बच्चों, यहाँ भी केस बनते हैं। जैसे मैं कहूँ सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम डिज़ोल्व इन वाटर, ये बहुत आसानी से डिज़ोल्व हो जाते हैं, डिज़ोल्व इन वाटर एंड फॉर्म सॉल्यूबल बेस, एंड फॉर्म सॉल्यूबल बेस। और आपको पता होगा कि सॉल्यूबल बेस, वाटर सॉल्यूबल बेस, जो पानी में, जो बेस पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, उस वाटर सॉल्यूबल बेस को क्या बोला जाता है? एल्कली। तो मीन्स जब सोडियम का ऑक्साइड या पोटेशियम के ऑक्साइड को पानी में रिएक्ट कराया जाएगा तो वो क्या बनाएगा? बेस बनाएगा। और कैसा बेस होगा? वाटर सॉल्यूबल बेस। और वाटर सॉल्यूबल बेस को हम क्या बोलते हैं? एल्कली। तो देखिए रिएक्शन देख लेते हैं कि हमने क्या किया, सोडियम का ऑक्साइड लिया
और इसको वाटर के साथ ट्रीट कराया, तो सोडियम का ऑक्साइड वाटर के साथ ट्रीट कराने पर क्या बना देता है, बेस। तो हमें पता लग जाता है कि जब पानी में मिलाने पर जब ये ऑक्साइड बेस बनाया तो इसका मतलब ये बेस का डेरिवेटिव है और ये भी बेसिक नेचर रखेगा। आपको कुछ नहीं करना होता है इसमें, आप सीधा सीधा ऐड कर दो। जैसे यहाँ Na2O था और H2O था, सबको बस ऐड कर दो आप। यहाँ कितने Na आएंगे, 2 Na, ठीक है। कितने H आएंगे, 2 H2 आएंगे। कितने O आएंगे, 2 O2 आएंगे। अब मैं अगर इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा, 2 NaOH। तो क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर दो और कॉमन, अगर कोई कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, तो आपका बेस तैयार हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से। अब इसी तरीके से पोटेशियम का ऑक्साइड अगर आप रिएक्ट कराते हो वाटर के साथ तो भी ऐसे ही करना है। K2O में H2O ऐड कर दो आप, क्या बनेगा, K2 प्लस H2 प्लस O2 और 2 कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, 2KOH बन जाएगा। यानी तो 2KOH गिव्स 2KOH। और ये दोनों बेस कैसे हैं, एल्कली, वाटर सॉल्युबल बेस। क्लियर होती है बात। चलिए, अब वाटर सॉल्युबल बेस यानी सोडियम और पोटेशियम तो बनाते हैं वाटर सॉल्युबल बेस, लेकिन अगर हम आगे बात करें, हम कहते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कैल्शियम, ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अदर मेटल्स। कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अदर मेटल लाइक कॉपर, अदर मेटल लाइक कॉपर forms insoluble base। इनसॉल्युबल बेस का मतलब जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते, और जो बेस पानी में डिसॉल्व नहीं होते उनको एल्कली नहीं बोला जाता, वो उन्हें क्या बोला जाता है, तो उनको बोला जाता है एल्केलाइन। कैसे बेस बनाते हैं वो, एल्केलाइन बेस, एल्केलाइन बेस, ठीक है। अब रिएक्शन करते हैं कैसे, कि सपोज करो कैल्शियम की रिएक्शन करनी है, कैल्शियम का ऑक्साइड ले लिया और पानी ले लिया। कैल्शियम का ऑक्साइड और पानी लोगे आप, दोनों को ऐड कर दो, Ca। जब आप O प्लस H2O तो क्या होगा, CaH2O2। तो इस बार कैल्शियम में तो कॉमन कुछ आएगा नहीं, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा क्या, 2। तो आप कैल्शियम को तो साइड में रख दो और इन दोनों में से क्या कॉमन ले लो, O, यानी 2 कॉमन ले लो। तो ये क्या बन जाएगा, OH का ट्वाइस। तो ये क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये कैसा बेस है, एल्केलाइन बेस है, वाटर इनसॉल्युबल बेस। वाटर इनसॉल्युबल बेस को हम क्या बोलते हैं, एल्केलाइन। वाटर इनसॉल्युबल बेस को हम एल्केलाइन बोलते हैं। क्लियर हो जाती है बात। इसी तरीके से मैग्नीशियम को अगर आप रिएक्ट करवाते हो मैग्नीशियम के ऑक्साइड को, तो क्या बनेगा, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। और MgOH का होल ट्वाइस भी क्या होगा, वाटर इनसॉल्युबल बेस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शंस होती हैं। अगर हम मेटल के ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एल्कली फॉर्म करते हैं ये, और एल्केलाइन फॉर्म करते हैं ये। आप इसको देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। होप आपने देख लिया होगा। चलिए अभी मैं इसको रब कर रहा हूँ। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, ठीक है। मेटल्स विद वाटर की जब हम बात करते हैं तो क्या होगा मेटल्स विद वाटर में, चलिए देखते हैं। तो अगली रिएक्शन हम कर रहे हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। पानी के साथ रिएक्ट करने पर ये क्या बनाते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं व्हेन मेटल्स रिएक्ट्स विद वाटर they form base, यानी ये क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। अब क्या हाइड्रोक्साइड हम कहें, दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। बेस की जगह आप वर्ड यूज़ कर सकते हो मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड। चलिए कैसे करते हैं, तो अब यहाँ भी कुछ केसेस बनते हैं, पानी के वाटर के साथ रिएक्शन करने पर भी केसेस बनते हैं, रिएक्टिविटी के बेस पर बन रहे हैं सारे केसेस। तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। फर्स्ट केस क्या है कि सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर, ठीक है। यानी सोडियम और पोटेशियम क्या है, अगर आप इसको ठंडे पानी में डाल दोगे तो ये ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं तो फ्रॉम मैग्नीशियम टू आयरन ओनली
फ्रॉम मैग्नीशियम टू आयरन ओनली रिएक्ट्स विद किसके साथ, स्टीम, भाप के साथ ही रिएक्ट करते हैं, स्टीम, एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड, एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड। वहीं पर आयरन की अगर मैं बात करता हूं, आयरन रिएक्ट्स विद वाटर, आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम। जब आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम, जब आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है स्टूडेंट, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स मिक्स्ड ऑक्साइड, इट फॉर्म्स मिक्स्ड ऑक्साइड। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करूं तो कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। तो यहाँ भी रिएक्टिविटी के बेस पर इतनी सारी कंडीशंस बन जाती हैं कि सोडियम और पोटेशियम को तो ठंडे पानी में भी आप डाल दोगे तो भी तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। कैसे, सोडियम था, आपने इसको वाटर के साथ ट्रीट कराया, ठीक है, सोडियम को पानी के साथ ट्रीट कराओगे तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पर क्या होता है, व्हेन मेटल रिएक्ट विद आगे मैंने लिखा ही नहीं, व्हेन मेटल रिएक्ट विद किसके साथ करा रहे हैं, वाटर, दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मीन्स आपने सोडियम को रिएक्ट कराया पानी के साथ, तो सोडियम जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से दूसरी रिएक्शन अगर मैं पोटेशियम की कराता हूँ तो 2K प्लस H2O, ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दीजिए आप, गिव्स 2KOH प्लस H2। ठीक है, और ये कैसी कंडीशन में हो रहा है, कोल्ड वाटर में हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है, कोल्ड वाटर में ये रिएक्शन हो रही है। इसी तरीके से अगर आप मैग्नीशियम से आयरन, रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, इन सब के रिएक्शन कराते हो तो ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ये केवल स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। स्टीम के साथ रिएक्ट होने पर ये मेटल का हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते हैं, ये आपको नोट में ध्यान रखना है। ये क्या बनाते हैं, मेटल के ऑक्साइड। जैसे अब हमने क्या किया, स्टीम यानी आयरन की ही रिएक्शन ले लेते हैं। चलिए, आयरन की हमने रिएक्शन ली, ठीक है, आयरन क्या है, Fe, और किसके साथ ट्रीट करा रहे हो आप, वाटर के साथ। आयरन है Fe और वाटर के साथ आप ट्रीट करा रहे हो। तो मैंने क्या कहा, आयरन के केस में जब ये स्टीम, वाटर किस फॉर्म में है, स्टीम फॉर्म में, भाप की फॉर्म में, तो आप इसके साथ रिएक्ट कराओगे तो ये बनाता है Fe3OH, ठीक है, और बाय प्रोडक्ट निकलेगी हाइड्रोजन गैस। Fe3OH और बाय प्रोडक्ट क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब इसको रिएक्शन को बैलेंस कर लो, 3 Fe हैं तो यहाँ भी 3 लगा दीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो सही है। ऑक्सीजन को बढ़ाना पड़ेगा, कितने ऑक्सीजन है, तो अभी इसको बढ़ाने के लिए इसको बैलेंस कर लेंगे। फिलहाल प्रोडक्ट ये निकल रहा है, ठीक है, फिलहाल प्रोडक्ट ये निकल रहा है। ठीक है, 4 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, Fe भी बैलेंस हो गए, आप वो हाइड्रोजन भी बैलेंस कर सकते हो। तो ये क्या है बच्चों, दिस इज़ द मिक्स्ड ऑक्साइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके माइंड में आएगा कि सर मैं आपको बताता हूँ मिक्स्ड ऑक्साइड कैसे। आयरन 2 वैलेंसीज को फॉलो करता है, +2 को और Fe+3 को, लेकिन +2 और +3 में कहें तो अगर आयरन +2 वाली वैलेंसी के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो दोनों की वैलेंसी 2-2 है, और 1-1 आएगा तो क्या बनेगा, FeO। एक ऑक्साइड क्या बना, FeO। वहीं अगर मैं 3 वाली वैलेंसी के साथ ऑक्साइड बनाऊं तो बनेगा Fe3, और O का वैलेंसी 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, Fe2O3। तो अब ना तो ये वाला ऑक्साइड ये वाला है, ना ये वाला है, तो ये कैसा ऑक्साइड है, दिस इज द मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब समझते हो बच्चों, मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब है कि ये जो दोनों ऑक्साइड बने हैं, 2 वैलेंसी वाला और 3 वैलेंसी वाला, इन दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूं तो ये ऑक्साइड बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं दोनों ऑक्साइड को ऊपर लिख रहा हूँ, FeO प्लस Fe2O3। अब मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो ये हो जाएगा Fe3O4, बन गया ये वाला ऑक्साइड। तो क्या होता है, दिस इज द मिक्स्ड ऑक्साइड। आयरन सेकंड ऑक्साइड एंड आयरन थर्ड ऑक्साइड का मिक्स्ड ऑक्साइड है जब दोनों ऑक्साइड, और ये कब बनता है, जब स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हैं आयरन को, ना कि वाटर के साथ। तो इस तरीके से। और वहीं पर अगर हम कहें कि कॉपर है, सिल्वर है या गोल्ड है, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं।
ठीक है, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो इस तरीके से रिएक्शन विद वाटर भी हमारा कंप्लीट कवर हो जाता है। आप इसको देखिए, फिर हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर, देख लीजिए आप इसको। होप आप लोगों ने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है और किस तरीके से हम लोग उसको प्रोसीड कराएंगे नेक्स्ट रिएक्शन को। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी जो आती है वो आती है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। किसके साथ? एसिड के साथ। और कैसे एसिड के साथ? डाइल्यूट एसिड के साथ। तो हम कहेंगे कि व्हेन मेटल, या हाईली रिएक्टिव वर्ड यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा, व्हेन हाईली रिएक्टिव मेटल reacts with dilute acid, they form salt and hydrogen gas। मीन्स जब कोई मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करती है, हमने एसिड वाली प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था, जब हमने एसिड और बेसिस पढ़े थे तो वहाँ पर रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, बात तो एक ही है। तो क्या होता है कि जब कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करती है, डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करेगी, तो वो क्या बनाएगी? वो सॉल्ट फॉर्म करेगी और उसके बाद वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगी। सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होते हैं। अब मेटल क्या है? तो सपोज़ करते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कर रही है और हमने जिंक मेटल ले ली और डाइल्यूट एसिड हमने ले लिया HCl। तो क्या होगा? ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन होगी कि हाईली रिएक्टिव मेटल लैस को डिस्प्लेस करेगा और क्या हो जाएगा? सॉल्ट की फॉर्म में बन जाएगा ZnCl2 और बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बाय प्रोडक्ट निकलेगी हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से हम इस बार मेटल अगर चेंज करें, हम लोग लिख दें मैग्नीशियम, और एसिड भी इस बार हम डाइल्यूट एसिड कौन सा ले रहे हैं? तो हम लोग ले लेते हैं H2SO4 डाइल्यूट एसिड। तो क्या होगा? ये मैग्नीशियम इसको रिप्लेस करेगा और बन जाएगा MgSO4 प्लस कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। तो क्या होता है कि जब भी एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन आपको यहाँ पर एक नोट भी कवर करा देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में कई बार पूछा जाता है कि क्या, कि अगर हम HNO3 के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या होगा। तो हम कहते हैं H2 गैस, आप लिख लीजिए इसे नोट बना के, H2 गैस will not liberate on reacting with nitric acid. Nitric acid means HNO3 because HNO3 act as strong oxidizing agent. Because HNO3 act as strong oxidizing agent which oxidized H2 into H2O and itself get reduced into oxides of nitrogen like NO, N2O, NO2 etc। मीन्स इसका मतलब क्या है? हमने कहा कि अगर हम डाइल्यूट एसिड कौन सा ले रहे हैं, HCl ले लो आप, H2SO4 ले लो आप, तो क्या बनेगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। लेकिन अगर आप यही रिएक्शन इन एसिड को चेंज कर देते हो और कौन सा एसिड ले लेते हो? नाइट्रिक एसिड HNO3, तो HNO3 के केस में यहाँ हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो HNO3 अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो कैसे बिहेव करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो खुद होते हैं रिड्यूस और दूसरे को कर देते हैं ऑक्सीडाइज। तो होता क्या है कि जब HNO3 किसी मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो निकलने वाले हाइड्रोजन को तो वो कर देता है ऑक्सीडाइज्ड। इसको ऑक्सीडाइज करने का मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड कर देता है और ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है? इसको बना देता है वाटर।
और खुद हो जाता है रिड्यूस, यानी HNO3, NO3 जो था ये NO3 रिड्यूस होके क्या बना लेता है, ये NO3 या तो NO में कन्वर्ट हो जाता है या फिर N2O में कन्वर्ट हो जाता है या NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक एक्सेप्शनल है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आप नोट बना के लिख लीजिए, बोर्ड में कई बार पूछा जाता है। आपने ये रिएक्शन उतार ली हो तो मैं इसकी एक एग्जाम्पल रिएक्शन यहाँ करा देता हूँ। देखिए क्या होगा वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। जनरली हम क्या कह रहे हैं कि ये किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर दिखाता है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर दिखाएगा तो हम कह रहे हैं कि हम आयरन के साथ, सपोज करो मेटल हमने आयरन लिया और हमने ले लिया HNO3। अब ये HNO3 यहाँ कैसे एक्ट कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यहाँ पर ये एक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये बाय प्रोडक्ट क्या निकालेगा, तो ये निकालेगा FeNO3 का ट्वाइस प्लस 4H2O प्लस 2NO। मीन्स हुआ क्या कि ये जो आयरन था या मैं कहूँ कि ये जो नाइट्रोजन था ये खुद रिड्यूस हो गया किस में, नाइट्रस ऑक्साइड में, और ये जो हाइड्रोजन बननी थी H2 बननी थी उसको कर दिया ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, उसको कर दिया ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, यानी यहाँ पर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस नहीं निकली, यहाँ पर क्या निकला, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस नाइट्रोजन का ऑक्साइड। तो दिस इज द डिफरेंट रिएक्शन फ्रॉम नॉर्मल एसिड्स, दूसरे एसिड से डिफरेंट होता है। वहाँ पर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और HNO3 के साथ रिएक्ट कराने पर सॉल्ट, वाटर और नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड मिलता है। एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आप लोगों को। सपोज करते हैं कॉपर ले लूँ, तो कॉपर जब रिएक्ट करेगा HNO3 के साथ तो फिर यही काम होगा, यहाँ भी सॉल्ट मिलेगा कॉपर का, कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, का ट्वाइस प्लस 4H2O प्लस 2NO। तो दिस इज द डिफरेंट रिएक्शन फ्रॉम अदर एसिड्स, ये इसकी एक्सेप्शनल होती है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो जाती है बात। चलिए, तो होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी और आपने ये नोट भी कवर कर लिया होगा। अब हम एक और रिएक्शन देखते हैं और हमारी ऑलमोस्ट सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल के केस में कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए वन बाय वन हम इन सारी प्रॉपर्टीज़ को ऑलमोस्ट कवर कर ही लिया है, तो एक रिएक्शन और देख लेते हैं। हालांकि ये रिएक्शन भी हम पीछे कवर कर चुके हैं एसिड्स और बेस में। क्या है रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट्स, विद अदर मेटल सॉल्ट्स। एक्चुअल में इस रिएक्शन को हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर कवर किया था, और कहाँ, डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शंस में। फॉर एग्जांपल हमने कहा मेटल किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, अदर मेटल सॉल्ट, कोई और मेटल सॉल्ट हमें मिल गया और उसके साथ कोई मेटल रिएक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल हमारा रिएक्ट हो रहा है आयरन, और किस मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट हो रहा है, कॉपर सल्फेट। ये क्या है, मेटल का सॉल्ट, और हमें पता है कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू कलर का। अब क्या होगा, हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। तो ये आयरन जो है कॉपर से हाईली रिएक्टिव है, तो आयरन कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस, और बन जाएगा आपका आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये क्या हो गया, यहाँ ये ब्लू कलर का था और ये क्या बन गया, सॉल्यूशन हमें मिलेगा लाइट ग्रीन कलर का। तो इस तरीके से क्या होता है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट। मीन्स हम कह सकते हैं व्हेन metals, highly reactive metal reacts with other metal salt, it will produce other salt and other metal, कोई दूसरी मेटल मिलती है। इसी तरीके से कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं हम। सपोज करो मैग्नीशियम ले लिया और इस बार कॉपर सल्फेट ले लिया, तो फिर दोबारा मैग्नीशियम कॉपर से हाईली रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम कॉपर को रिप्लेस करेगा और क्या बना देगा, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, प्लस आपका क्या बन जाएगा, कॉपर बाहर आ जाएगा। लेकिन इस बार मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है, मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्ट के आपको कलर पता होने चाहिए, और तो इसका कलर जो होता है वो होता है कलरलेस। वो क्या होता है, कलरलेस। तो इस तरीके से ये रिएक्शन भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। होप आपको ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों इस तरीके से हमारी मेटल्स की सारी रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, एक प्रैक्टिस पेपर दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक मेरी रिक्वेस्ट जो हमेशा आपसे होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनको इसकी नीड है। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।